नमक हराम, तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है? टेलीफोन पे कैसे दिलासा देती थी कि सब कुछ ठीक है, और यहाँ मेरे खिलाफ उनसे मिल गई जो मुझसे इस बच्चे को छीनना चाहते हैं, जो मेरी तबाही देखना चाहते हैं। मुझे माफ कर दीजिए मेम साहब, मुझसे आइंदा फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी। साहब जी अपने पोते को देखने के लिए रात रात भर कॉरिडोर में तड़पते रहते हैं। मुझसे उनका वो तड़पना बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे माफ कर दो मेम साहब। निकल जाओ, मैं कहती हूँ निकल जाओ। अब अगर तूने अपना मनहूस चेहरा मुझे दोबारा दिखाया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। गेट आउट, आई सेड गेट आउट। खबरदार जो ऐसे हाथ लगाया तुमने। सर, इस फाइल में मैंने पूरी तफसील लिख दी है। एक अजीब सूरत है। ये लड़की फरहीन बंबई में अपने प्रोफेशन के लिए नहीं आई, हालांकि ये बेंगलोर के होटलों में कॉन्ट्रैक्ट पर नाचती थी। फिर उस आदमी से इसका इश्क हो गया जिसने मिसेस आदित्य धनराज का कत्ल किया, और वो इसे बंबई ले आया। एग्जैक्टली सर। लेकिन ये लड़की गायब कहाँ हो गई विनोद? सर, इसका भी पता चल जाएगा, क्योंकि उसकी पड़ोसन बता रही थी कि शायद इस लड़की के पांव भारी हैं। वो उससे किसी अच्छी लेडी डॉक्टर के बारे में पूछ रही थी। तुम एक काम करो जी, इसके अगवा होने की खबर अखबारों में छपवा दो, साथ ही साथ इसकी कंप्यूटराइज तस्वीर भी। यकीनन कोई ना कोई सुराग मिलेगा। दैट्स राइट सर। अच्छा, उस बूढ़े मनमोहन धनराज का क्या हुआ, कुछ पता चला? सर, मुझे लगता है कि ये आदित्य धनराज हमसे कुछ छुपा रहा है। आखिर मनमोहन उसका चाचा है। मुझे भी यही लगता है। एक बार फिर आदित्य धनराज से मिलकर देखता हूं, शायद कुछ पता चले। सलाम साहब। सलाम। साहब हैं तुम्हारे घर में? जी आइए। आप इधर बैठिए, मैं साहब को बुला देता हूँ। साहब, एक पुलिस ऑफिसर है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। यस ऑफिसर। हेलो मिस्टर धनराज, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। इट्स ऑल राइट। कुछ पता चला? देखिए, जब तक आप कोऑपरेट नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा? कमाल करते हैं ऑफिसर आप। कत्ल भाग क्लब में हुआ, कातिल वहां से भाग निकला, उसे ढूंढने पकड़ने की बजाय बार बार मेरे पास आ रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि मैंने अपने बीवी के कातिल को घर में बना दी हुई है? देखिए लीजिए मिस्टर धनराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप खामखा नाराज हो रहे हैं। मैं इस वक्त आपसे कातिल के बारे में नहीं, बल्कि आपके चाचा मनमोहन धनराज के बारे में मालूमात हासिल करने आया हूं। मेरा अंदाजा है कि आपने उसके बारे में हमें सब कुछ नहीं बताया। पिछले 15 साल से वो मेरे पास नहीं है। वो एक नंबर का 420 और बेईमान इंसान है। और कुछ? ये सब तो हम भी मालूम कर चुके हैं। इसके अलावा आप मुझसे और क्या दरियाफ्त करना चाहते हैं? वो इस वक्त कहां होगा, इसके बारे में कुछ तो अंदाजा होगा आपको। अब आप ज्यादती कर रहे हैं। मुझे उस इंसान के वेयरअबाउट्स का क्या पता, जिससे पिछले 15 साल से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं, कोई वास्ता नहीं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि सुमेर राजवंश के यहां वो मुलाजमत करता था। हाँ, कहा तो था आपने। तो जाकर पूछिए उससे। वो भी एक नंबर का छठा हुआ बदमाश है। सुमेर राजवंश ने उसे 3 महीने पहले ही नौकरी से निकाल दिया था। मनमोहन इस वक्त कहां है उसे भी नहीं मालूम। तो क्या मुझे मालूम होगा? कमाल करते हैं आप। यहां पर आके वक्त बर्बाद करने के बजाय आप उसे ढूंढते क्यों नहीं? और आपने अपने दुश्मनों की पूरी तफसील नहीं दी। देखिए बजाज साहब, मैंने आज तक किसी का नुकसान नहीं किया, किसी का हक नहीं मारा। जिसके साथ दुश्मनी थी मैंने आपको बता दिया। अब और क्या चाहते हैं? मिस्टर धनराज, मैं आपकी जहनी हालत समझ सकता हूं, आपका इरिटेशन हक बजाने भी। लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती कातिल को पकड़ना मुमकिन नहीं।
ईमानदारी की बात यह है कि आपकी पुलिस फोर्स ने इस केस में कभी दिलचस्पी नहीं ली। वो कातिल शक्ल सूरत से एबनॉर्मल दिखता था। यहां ऐसा कौन सा गुंडा है, कौन सा बदमाश है जिसको पुलिस नहीं पहचानती? वो यहीं कहीं होगा। आप उसे क्यों नहीं पकड़ सकते? धनराज साहब, उस लड़की के बारे में हमने मालूम कर लिया है। अब उस कत्ल की दूसरी कड़ी मनमोहन के बारे में भी अगर कुछ मालूम हो जाता तो कातिल को पकड़ना आसान हो जाता। वो सुमेर राजवंश को पता है, सुमेर राजवंश को। तुमने उसके गोदाम जलाने के लिए खुंडे खरीदे? तुम इतना गिर गए हो सुमेर? इस बदले की आग में हम कब तक झुलसते रहेंगे? बोलो। मैं खुद भी नहीं जानता। जब भी मुझे याद आता है कि वही रीमा की मौत के लिए जिम्मेदार है, उसी की वजह से बाबा ने दम तोड़ दिया और उसी के कारण मां ये दुनिया छोड़ के चली गई, तो मेरा खून खौलने लगता है। और इसीलिए तुमने उस गुंडे को खरीदा जिसने आदित्य धनराज की बीवी का खून किया? मैंने उसकी बीवी का खून नहीं करवाया। क्या राजवंश खानदान की औलाद किसी का कत्ल करवा सकती है? लेकिन उसका खून तुम्हारी वजह से हुआ है ना? नहीं नहीं रेखा, नहीं। मेरा इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है, और अगर होता तो मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ क्यों बताता? अब उसकी बीवी मर गई है, अब तो हिसाब बराबर हो गया। For God's sake सुमेर, ये पागलपन छोड़ दो। अब हम लड़की वाले हो गए हैं, हमें अपने आने वाले कल की फिक्र करनी चाहिए। जो हुआ सो भूल जाओ। क्या क्या भूल जाऊं? उसने हमें खाक में मिलाने में कोई कसर नहीं उठा रखी। मुझे तब चैन आएगा जब मैं उसे खाक में मिला दूंगा। ये कैसा जुनून है जो आज तक तुम्हारे सर पर सवार है? उसने हमें आसमान से उठाकर जमीन पर पटक दिया। इतनी सीधी सी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती है? जो मर्जी में आए वो करो। मैं होती कौन हूं तुम्हें कुछ कहने वाली? और आज तक तुमने मेरी कोई बात मानी है जो आज मानोगे? खुद अपनी घर गृहस्थी पर बात। अब कौन सी मुसीबत आ गई? ये ओह, अधिकारी सवाई है। कुछ लोग कहाँ हैं साहबाद तुम्हारे? कई दिन से दिखाई नहीं दिए। क्या दिखाई देंगे? सारा कारोबार चौपट हो गया है, इसी वजह से परेशान है। मैं भी इसी सिलसिले में आया हूं। ओह नो, सम मोर प्रॉब्लम्स? नहीं, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। कारोबार में उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है, लेकिन हाथ पे हाथ धरे रहने से तो कुछ होता नहीं। जरा से कह दो कि मैं आया हूं। आप बैठे, मैं बुलाती हूँ। अधिकारी साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। आओ बैठो। मैं आप ही के पास आने की सोच रहा था। मुझे मालूम है कि तुम्हारी ज़हनी हालत क्या होगी, लेकिन इस मसले का कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। तुम अकेले नहीं हो सुमेर, यह अधिकारी अब भी तुम्हारे साथ है। अधिकारी साहब, मैंने बाकी के सारे फ्लैट्स कॉस्ट प्राइस पर बेचने का फैसला किया है, उस आदित्य धनराज के फ्लैट से भी कम कीमत पर। लेकिन वो सारी रकमें तो बैंक लोन्स और दूसरे कर्जों की किस्तें चुकाने में निकल जाएंगी। उसके बाद क्या होगा? बाकी के सारे प्रोजेक्ट्स वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे। तो फिर आप ही बताइए, मैं क्या करूं? धनराज एंटरप्राइजेस के इतने शेयर जो तुमने खरीद रखे हैं, वो फिर किस काम आएंगे? नहीं अधिकारी साहब, मैं वो शेयर्स किसी भी सूरत में नहीं बेचूंगा। फिर वही सिद्ध खामखा की अकड़। उस रकम से हम काफी देर तक बोरोइंग का सूद तो चुका सकते हैं। नहीं, मैं वो शेयर्स नहीं बेचूंगा। और फिर मैंने सुना है कि उनके भाव भी गिर रहे हैं। गिर रहे थे। दरअसल उसकी बीवी के उस दर्दनाक हादसे के बाद लोग ये देख रहे थे कि आदित्य धनराज ने अपने कारोबार में दिलचस्पी छोड़ दी, और इसीलिए उसकी कंपनियों के शेयर्स के भाव गिरने लगे थे। लेकिन जब से उस लाला जगदीश प्रकाश ने फिर से आकर काम संभाला है, भाव फिर से बढ़ गए। अधिकारी साहब, भाव बढ़े या गिर जाएं, लेकिन मैं वो शेयर्स नहीं बेचूंगा। तो फिर तुम क्या करोगे? मैंने कुछ आसामियों से बात की है। मैं किसी और से कर्ज लेकर उस आदित्य धनराज को एक ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसकी आने वाली 7 पुश्तें भी याद किया करेंगी। बस एक ही तो धुन सवार है इनके सर पे।
कि आदित्य धनराज को कैसे नीचा दिखा सके। विल यू स्टॉप दिस नॉनसेंस? ऑफ कोर्स, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, इतना कुछ सुनने के बाद भी इनके मामलों में दखल देती हूँ। एक्सक्यूज मी। क्या हो गया है तुम्हें सुमेर? रेखा ने किन किन वक्तों में तुम्हारा साथ दिया है? शर्म नहीं आती है तुम्हें इस तरह उससे बात करते हुए? वो क्या तुम्हारी दुश्मन है? आई एम सॉरी अधिकारी साहब, मैं बहुत परेशान हूं। ये परेशानी तुम्हारी खुद की खरीदी हुई है। भूल जाओ उस आदित्य धनराज को और अपने काम में जुट जाओ। नहीं अधिकारी साहब, नहीं, उसे तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। ठीक है, मत भूलो मत भूलो, लेकिन अपने आप को संभालने की कोशिश तो करो, नहीं तो तुम्हारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। कुछ भी नहीं जाने दूंगा मैं अपने हाथ से। इस हादसे ने उसकी कमर तोड़ दी है और अब तो उसके सारे फ्लैट्स भी बिक चुके हैं। कम से कम अब वो बिल्डर बनकर तो मेरा मुकाबला करने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाएगा। अगले एपिसोड तक कहानी को जहन में जिंदा रखिए। जुनून, जुनून, जुनून।